मैं हाजिर हूँ आज वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फ्रैंकफर्ट में उर्दू सरगर्मियों के रूह रवां जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे रूबरू कराऊं, ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि महजरी शेर व अदब को परवान चढ़ाने वाले ज्यादातर ऐसे अहबाब हैं जो पेशे से उर्दू से मुंसलिक नहीं है, यानी पेशे के एतबार से वो माश के एतबार से उर्दू से कहीं भी मुंसलिक नहीं है, लेकिन उर्दू जबान और तहजीब से उनकी वाबस्तगी ऐसी है कि न सिर्फ वो ज़ाती तौर पर अपनी तसानीफ और अपनी तख्लीकात के ज़रिए उर्दू के सरमाए में बेश कीमत इजाफा कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो बराह रास्त उर्दू से मुंसलिक तो नहीं है, लेकिन उर्दू की महाफिल को सजाते रहते हैं। और मैं अर्ज करूं कि ये सरगर्मियां बुनियादी तौर पर किसी भी जबान की तरवीज और नई नस्ल तक उसकी तरसील के लिए जरूरी होती है। उर्दू का महजरी अदब यूरोप और अमेरिका और दीगर ममालिक में इन्हीं सरगर्मियों के सबब मकबूल भी हो रहा है, और वो लोग जो जबान जानते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उनके माबैन इत्तेहाद और इश्तराक, बल्कि ये कहें तो बेजा न होगा कि जबानों अदब की इन्हीं सरगर्मियों के सबब लोग अक्सर आपस में मिलते जुलते हैं। ये सरगर्मियां उनको आपस में जोड़े रखती हैं, वरना मगरबी ममालिक के अफराद मशीनी जिंदगी जीते हैं, उन्हें किसी तरह फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन शेरो अदब की चाशनी ऐसी है कि ऐसी महफिलों में आकर वो जहनी तौर पर आसूदगी भी हासिल करते हैं और उर्दू माशरे की तश्कील भी करते हैं। जी जनाब, फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी का इक्तिसादी शहर है, ये गोएटे का भी शहर है और हम कह सकते हैं कि ये इकबाल का भी शहर है। ये शहर यूरोप में हर तरह की सरगर्मियों का मरकज भी है, लेकिन मैं जिस सरगर्मी का जिक्र करने जा रहा हूं वो उर्दू जबानों अदब की सरगर्मी है। आज उसी शहर के एक अहम अदीब, शायर, कॉलम निगार और जर्मनी में उर्दू तहजीब व सकाफत के अलंबरदार से आपका तारुफ कराऊंगा। तो जनाब, ताखीर क्यों, लीजिए आपकी हम मुलाकात कराते हैं जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम ख्वाहिर साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, सैयद इकबाल हैदर साहब आज हमारे दरमियान जलवागर हैं। आपको रूबरू देखकर बहुत खुशी हो रही है, और यकीन मानिए कि ये खुशी सिर्फ मुझे नहीं है, बल्कि हमारे जितने नाजरीन पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो सब के सब खुश हो रहे होंगे कि आज हम उर्दू के एक ऐसे सिपाही से, उर्दू के एक ऐसे मुजाहिद से, उर्दू के एक ऐसे अलमबरदार से मिल रहे हैं जिन्होंने जर्मनी में उर्दू का चिराग रोशन कर रखा है। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब से कुछ बात करूं, जरा इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। सैयद इकबाल हैदर उर्दू के नामवर अदीब, कॉलम निगार और शायर हैं। आप हल्क़े अदब जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के बानी सदर हैं। वो इन तंजीमों के ज़ेर एहतमाम उर्दू की अदबी और शेरी महफिलों को सजाते रहते हैं। ये सिलसिला कई दिहाइयों से चल रहा है। याद रखिए नाजरीन, ये सिलसिला कई दिहाइयों से चल रहा है, और यकीन माने कि इनके प्रोग्रामों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के अदीब और शायर शरीक होते रहे हैं। इनकी सरगर्मियों का एक इम्तियाज और भी है जो मैं खुसूसी तौर पर जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, कि यही इकबाल हैदर साहब हैं जो दरियाए नीकर, नाजरीन को याद होना चाहिए दरियाए नीकर में क्यों इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी तफसील इकबाल की नज्म के जरिए भी आपको मालूम होगी, मजीद इकबाल हैदर साहब की ज़बानी भी हम सुनेंगे कि दरियाए नीकर के किनारे हर साल यौम इकबाल पर ये फर्शी मुशायरा भी करते हैं। और नाजरीन, आपको बताऊं कि जर्मन कौम भी इकबाल की अहमियत और अजमत का एतराफ़ करती है।
उसकी तफसीलात बाद में आएगी, लेकिन यहाँ एक बात सिर्फ अर्ज करता चलूं कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में एक सड़क है जिसका नाम है इकबाल हुफर, यानी इकबाल के नाम से वो सड़क मंसूब है। और मुझे खुशी है कि सैयद इकबाल हैदर के साहब के साथ मैं उस सड़क तक पहुंचा हूं और उस मकान तक पहुंचा हूं जहां इकबाल रहते थे। तो इकबाल हैदर साहब, आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब, अब आपको लोग देखेंगे खुद ब खुद मालूम होगा कि आप क्या हैं। मैं नाजरीन की खिदमत में और नाजरीन की तरफ से पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूं, ताकि नाजरीन आपसे मुतारिफ हो जाएं कि आप जर्मनी में कितने दिनों से हैं, जर्मनी में क़याम करते हुए कितना अरसा हुआ? भाई साहब, पेश के बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक अर्ज करता चलूं कि मैं सोशल मीडिया से मैं जो सरगर्मियां चलती हैं उससे इतना खुश नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया का शुक्रगुजार भी हूं कि सोशल मीडिया ने मेरी आपसे मुलाकात करा दी। इस साल आप नहीं आ सके यूरोप के टूर पे, तो कम अज कम सोशल मीडिया का इस हवाले से शुक्रिया तो अदा कर दूं। कुछ हरकतों से इसकी मैं खुश नहीं हूं सोशल मीडिया की, लेकिन इस हवाले से मैं सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आप इसी के विसातत से आप जर्मनी तशरीफ ले आए। इकबाल भाई, हर तरह के काम होते हैं हर चीज में। जाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज दुनिया की जरूरत है और मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल हो रहा है और गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है, मुनसर करता है कि कौन किस तरह से इसका इस्तेमाल करता है। आप तो सरगर्म और फ़ाल शख्सियत के मालिक हैं। उर्दू की तमाम ज़्यादातर सरगर्मियाँ जर्मनी की वो आपसे मंसूब है। बहरकैफ मैं ये अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि आपका क़याम जर्मनी में कितने अरसे से? मैं ख़ैर साहब 1979 में हिजरत करके निकला पाकिस्तान से। तालीम के हुसूल के लिए बेल्जियम गया पहले, वहाँ मेरी बड़ी बहन का क़याम था। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद मुझे अपने जो एक हमारा है सबका कि ख़ानदान का ख्याल रखना, मुआशी मसाइल जो हैं, तालीम को तर्क करके फिर मैं जर्मनी आ गया कुछ माह के बाद। और यहाँ मैंने उन दिनों जिस तरह आप तो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, जो आज सहूलतें हैं तालिब इल्मों को उस वक्त नहीं थी। बहुत मुश्किल था वहाँ पे पढ़ना, सारे अखराजात करना, और मेरा एक मुतवस्सित फैमिली से ताल्लुक था। तो फिर मैं आके यहाँ पे जर्मनी आ गया 1979 को, और आज तक लगभग ये 41 बरस हो गए। ये 4 दहाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 4 दहाइयों से। तो कुछ ऐसे वाक़यात बताएं कि तालीम के दौरान के वाक़यात या तालीम के बाद जब आप पेशे से मुंसलिक हुए। जैसा कि मुझे मालूम है कि आप इंटरनेशनल एविएशन सेंटर में रहे हैं, उस शोबे से मुंसलिक रहे हैं। तो कुछ ऐसे अहवाल बताएं कि किस तरह से आप अपने तो पेशे से किसी और शोबे से मुंसलिक रहे और उर्दू से दिलचस्पी कैसे हुई, और किस तरह से आपने ये बेड़ा उठाया कि, और अब बेड़ा ही उठाया नहीं बल्कि अब आपका नाम लिया जाता है मिसाल के तौर पर, उस हवाले से। ख्वाजा साहब, जर्मनी में तारकीन वतन जो भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से आए, ये 80 की दहाई में ज़्यादा लोग यहाँ पे आके आबाद हुए। पहले आके तो सब अपने माशी मसाइल का हल किया, कुछ बरस 2-3 बरस उसके अंदर गुजरे, और फिर जब थोड़े से सेटल हुए तो उन्हें अपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे का और अपने कल्चर और उसका ख्याल आया। कल्चर और सकावत तो आपको पता है कि हम इससे पैवस्त रहते हैं हर वक्त, लेकिन ज़राया नहीं थे, सोर्स नहीं थे, तो ये 2-3-4 साल हमारे इसमें लगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मसाजिद भी बनी और तंजीमें भी बनी, उर्दू की तंजीमें भी बनी, और फिर इनका सिलसिला जो अदबी हमारे जो सरगर्मियाँ थी वो शुरू हो गई। मैं उन दिनों मैंने एक एयरलाइन ज्वाइन कर ली यहाँ पे, और फ्रैंकफर्ट आप आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन के सामने हमारा ऑफिस था, मैं सेल्स ऑफिस में था, इंचार्ज था अपने सेक्शन का। तो सुरैया साहब बड़ा मारूफ नाम है, न्यूज़ रीडर थी, इंतकाल हुआ उन्हें पिछले 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन उनका इंतकाल हुआ है। वो डोचे वेले के लिए जॉब करती थी उन दिनों जर्मनी के अंदर, तो अक्सर मेरे पास ऑफिस में आ जाती थी। तो अदबी सरगर्मी को माफी चाहता हूँ, आपकी बात टोक इसलिए रहा हूँ, कतई कलामी के लिए माजरत,
कि डोचे वेले के बारे में जरा बता दीजिए क्या है, ताकि नाजरीन समझ जाए। जी, डोचे वेले यहाँ का, जी, यहाँ का जैसे बीबीसी से उर्दू की नशियात होती है, नशियात का बड़ा इदारा है डोचे वेले, जी, जी, और ये उसमें उर्दू के बड़े प्रोग्राम आते रहे हैं, और जी, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों ने बड़े शौक से देखा है, और जी, बहुत जी, दस्तावेजी प्रोग्राम डोचे वेले का है, और जी। आज भी वो इदारा अभी भी ताबिंदा है, जिंदा है, और लोग उसमें मौजूद हैं। बहरकैफ, तो आप उर्दू डोचे ज़बान वेले उर्दू ज़बान के लिए बहुत काम है उसका। जी, बीबीसी लंदन के बाद इसका बहुत काम है यहाँ पे। तो ये सुरैया, इंशाअल्लाह हम सभी नाज़रीन को डोइचे वेले से मौजूद अभी जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे। बहरकैफ, तो आप सुरैया साहब का जी, जिक्र वो कर रहे थे डोइचे वेले के अक्सर वो हवाले से। ऑफिस में आ जाती थी और कहती थी, इकबाल, कोई हमारी रूह की तस्कीन नहीं हो रही, कोई अदबी सरगर्मियाँ नहीं है। एक हल्का-फुल्का काम होता था। ये बात तो बहुत अहम है, रूह की तस्कीन। वाह वाह, जी, जी। बहुत। तो वो एक जुमला था उनका मरहुमा का कि कोई अदबी हल्ला-गुल्ला होना चाहिए। वाह वाह, अदबी तो ये मैं तो उन्हें खालिदन बर्र सगीर का जुमला है वो ये। चाय का कप लेती थी और फिर आके कहती कि अदबी हल्ला-गुल्ला होना चाहिए कोई। तो मैं उन्हें यही कहता था, मैं कहा, सुरैया बहन, आप हिटलर की ज़मीन को उर्दू की नई बस्तियों में तब्दील करना चाह रही हैं। क्या क्या तो बात है, बहुत अच्छा। ये मैं उन्हें जवाबन कहता था, इस जुमले से ही महसूस होती थी वो। मैं कहा, हिटलर की जो, हिटलर की जमीन पे उर्दू तहजीब, क्या जी, बात है, वाह वाह, बहुत तो अच्छा। इस तरह से फिर हमने चंद लोग हमारे दोस्त से, मरहूम हम्म, मुज़फ़्फ़र शेख थे, जर्नलिस्ट थे, हमने एक हम्म, शायर नहीं थे वो, जर्नलिस्ट थे। तो इस हम्म, तरह हल्की-फुल्की 10-15 लोगों से हमने ये महफ़िलें शुरू की, किसी ने अफ़साना लिखा। अच्छा, सैय्यद हम्म, का इज़हार होता था, कोई अफ़साना निगार था नहीं। उन्होंने कहा हाँ, कि आपने कल से आज तक जो किया वो लिख के ले आए। वही अफसाना होगा। हाँ, तो क्या बात है, वाह। हाँ, लेकिन जो लोग शायरी सुनते थे, अदबी शौक था जिन्हें, तो उन्हें इन्वॉल्व किया हम लोगों ने इस तरह। अच्छा, तो सब लोग कुछ ना कुछ तहरीर लिख के लाते थे, और एक यहाँ पे रेस्टोरेंट था हमारा एशियन, उसके मालिक जो थे वो भी अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। वो हमें चाय और पकोड़े देते थे। ये 40 साल पुरानी बात है, 35 साल पुरानी। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तो तो इस उस तरह ये, वक्त ये जी, तो बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि मैं नाज़रीन को बताऊं कि दयारे गैर में, और जो वहाँ जाकर जो आबाद हुए, जिन्होंने शहरियतें वहाँ की लीं, वो ज़ाहिर है कि किसी और पेशे से जुड़े रहे, वो उर्दू दर्स-ओ-तदरीस से वाबस्ता नहीं थे, बावजूद उन्होंने उर्दू सरगर्मियाँ की। तो इकबाल साहब, मैं तो सलाम पेश करता हूँ आपको और उन तमाम अहबाब को, जिन्होंने इस हल्ला-गुल्ला के लिए आप लोगों को आमादा किया और आप लोगों ने उर्दू की महफ़िलें सजानी शुरू की। और नई नस्ल को बताना चाहता हूँ कि देखिए, इकबाल साहब ने जो जुमला कहा कि सुरैया साहब ने ये कहा कि अगर अफ़साना नहीं लिखते, कोई तहरीर नहीं लिखते, तो रोज़नामचा लिख कर के ले आओ। ये तहरीक थी बुनियादी तौर पर। तो ये जी। बताएँ कि किस तरह आपने शुरू किया, और क्या दुश्वारियाँ हुई? क्या ज़ौक़-ओ-शौक़ से लोग आते थे? कैसे-कैसे ये काफ़िला आगे बढ़ा? जी, फिर हमने वो एक तंज़ीम उर्दू हल्का-ए-अदब जर्मनी के नाम से दी। उसमें जी, एक उसका ज़िम्मेदार होता था जनरल सेक्रेटरी। कोई सदर सेक्रेटरी के चक्कर में नहीं पड़े कि जी, इलेक्शन होते हैं, तंज़ीमें बिखर जाती हैं, परेशानियाँ जी। होती हैं। तो वो बहुत अच्छा। सुरैया, जी, जी, तो सुरैया वो ज़िम्मेदारी निभाती नहीं, फिर उन्हें कैंसर हो गया बेचारी को। फिर वो जी, चली गई यहाँ से, जर्मनी से। तो जी, ये जी, ज़िम्मेदारी फिर दोस्तों ने मेरे हवाले की, और जी। वो आज तक चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। उससे जी, ज़्यादा जो मुझे मदद मिली, हमारी ये दूसरी तंज़ीम है जिसका आपने ज़िक्र फरमाया, ह्यूमन जी, वेलफेयर एसोसिएशन। जी, ये प्योरली तंज़ीम हल्का-ए-अदब जर्मनी के हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए थी। जी, तो हमें ख़्याल आया, मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ पे एक बल्गारिया के एक साहब थे, रिटायर्ड कॉन्सल जनरल, वो इंडिया और पाकिस्तान में भी रह चुके थे। तो रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा कि कोई तंज़ीम बनाएँ और हम लोग कोई हुँ, इंसानियत के लिए भी काम करें। तो फिर मुझे ये अच्छा। ख़्याल आया कि जी, हम जी, उस प्लेटफ़ॉर्म से ये अदबी सरगर्मियाँ भी कर सकते हैं, जी, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, और जी, इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं। तो ये हुँ, ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन हम लोगों ने उन दिनों फिर बनाई। ये भी, इसे बनाए भी तकरीबन 25 बरस हो गए हमें, 30 बरस हो जी, गए। तो उसके जी, प्लेटफ़ॉर्म से फिर हमने बड़े-बड़े प्रोग्राम किए जर्मनी के अंदर। जी, जी। तो ये उसके यहाँ बाद जैसे क़यादत जर्मनी पहला इदारा था। अब जी, जी। उसके बाद तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में 1 नहीं, 2 नहीं, कई बड़े-बड़े इदारे हैं, तंज़ीमें हैं जो उर्दू के लिए काम कर रही हैं, और जी। आपने तो ख़ैर बहुत ही काम किया है। तो ज़रा ये, उससे पहले कि मैं ज़रा इस पर आऊँ कि वो इदारे क्या हैं और तंज़ीमें क्या हैं, आपकी तहरीकें क्या हैं, ये बताइए कि जब आप बर्र सग़ीर से निकल कर
एक ऐसी तहजीब में गए जो तहजीबी एतबार से बर्रसगीर और यूरोप में बहुत तफावत, बहुत फ़र्क है। तो आपको वहाँ पहले किस तरह की चीज़ों की कमी का एहसास हुआ? तहजीबी एतबार से क्या कमियाँ थी जो आपके दिल में कसक पैदा करती थी? खान साहब, दो किस्म के लोग हैं जो यूरोप में आबाद हुए। जी, एक तो वो हमारे दोस्त हैं कि जो आए और उन्होंने खुद को यूरोप के रंग में रंग लिया। जी। ये देखिए प्रोफ़ेसर कामरान साहब हैं, आपके दोस्त हैं, ये लाहौर में है, जी, लाहौर इन्होंने से। आपको इस्तकबाल किया। जी, फरमाइए। जी, जी, जी। तो जी, जी। जिन्होंने खुद को यूरोप के रंग में रंग लिया और हर तरह की मकामी महफ़िलों में चले गए और अपने अपनी तंज़ीमों से भी इनका राब्ता नहीं था। वो इसमें खुश रहते थे गोरा कहलाने के अंदर। जी, तो कुछ हमारी तरह के लोग थे कि जो परदेश में आए लेकिन जी। अपनी तहज़ीब से जुड़े रहे, अपनी अच्छा। ज़बान से जुड़े रहे, अपनी सक़ाफ़त से जुड़े रहे। तो हुँ। ऐसे लोग मुख्तलिफ़ तंज़ीमों में चले गए, मसाजिद से उनके राब्ते रहे वहाँ पे। जी, तो जी। हम लोग एक दिन भी अपनों से अलहदा नहीं हुए। दिल ये बहुत अहम हमारा बात है। वहीं पे जी। रहा। हुँ, यहाँ की यूरोप की, मग़रिब की जो रंगीनियाँ हैं, यहाँ की जो आसाइशें हैं, उसमें हुँ। उसे एन्जॉय भी किया हम लोगों ने, हाँ। लेकिन ये अपना अपना देश, अपनी मिट्टी याद रखी। देखिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान जब दूसरे मुल्कों में जाता है, तो बहुत सारी यादें उसे सताती हैं। अपना वतन सताता है, अपने लोग सताते हैं, अपनी वो पुरानी यादें सताती हैं। और वहाँ पर मैंने देखा है, क्योंकि आप लोगों से बराबर मुलाकात रही यूरोप में, जी, कि बहुत सारी दूसरी तंज़ीमें भी हैं, जो पेशे के एतबार से हैं, बिज़नेस के एतबार से भी हैं। यकीनन ज़ाहिर है, वो भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, मज़बूत होना चाहिए, इक़्तिसादी तौर पर सबों को मज़बूत होना चाहिए। जी, जी। लेकिन जिन लोगों ने तहज़ीबी सरगर्मियों को ज़िंदा रखने के लिए कोशिश की और तंज़ीमें बनाई, ये बहुत अहम बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए ज़्यादा प्रोग्राम कराते रहे हैं, हर साल कराते रहे हैं, वो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएँ? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो चूँकि बचपन से मेरे वालिद शायर थे, घर में जी, माहौल था, हाँ, हिजरत करके वो जब गए हिंदुस्तान से, तो घर का जी, माहौल, हमारा उर्दू ज़बान जो थी वो रची-बसी थी, जी, तो जी, उससे अलहदा नहीं हो पाया। फिर पीछे जी, पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, वतन से, हिंदुस्तान से भी राब्ता रहा, तो जी, मैंने कभी भी अपनी तहज़ीब से खुद को दूर महसूस नहीं किया। जी, अगर किसी ऐसे ऑफ़िस में बैठा हूँ जहाँ पे मैं अकेला हूँ और बाकी सब जी, जर्मन हैं, तो वहाँ पे भी मैं एशियन और पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी बन के वहाँ पे उन लोगों में बैठा जाके। ये तो बहुत इसलिए अहम अपनी बात है, तहज़ीब से बहुत अलहदा अहम, नहीं महसूस किया बहुत मैंने। अहम। बहुत अहम बात है। जी इकबाल हाँ। भाई देखिए असल ये है ना कि जो इस तरह की सरगर्मियाँ हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 2 फ़ायदे तो बिल्कुल सामने के हैं। एक तो ये है कि कम से कम आपस में लोग मिल लेते हैं इस बहाने में और जी हाँ। आपस में इश्तिराक बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये बताइए कि लोग कितनी दिलचस्पी लेते हैं इस तरह के प्रोग्राम में? मैं अ, तो शाहिद हूँ, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। लोग ख़ैर साहब, यहाँ पे हाँ, अभी तक तो वही जनरेशन है जो पाकिस्तान से आई। अब जी, जो हमारी बाद की जनरेशन्स हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, उसमें थोड़ा हम परेशान हैं। वरना हुँ, लेकिन हम लोग जब आए और जब ये सरगर्मियाँ शुरू की, तो हाँ, 2-3 साल के बाद जब ये लोगों को मसाजिद मिली, गुरुद्वारे मिले, जी, जी, मंदिर मिले, हाँ, अपनी अदबी सरगर्मियाँ मिली, मुशायरे मिले, तो जी। एक दफ़ा टूट के पड़े, जैसे भूखे इंसान को कई दिनों के बाद खाना मिलता है। क्या तो बात है, क्या बात है! यानी जी। टूट पड़े हैं, वाह, जी, वाह! जी, उन्हें तरस रहे थे इन चीज़ों को, तो जी, जी, फिर ये है कि अब माली तौर पे भी आसाइशें उन्हें मिल गई थी, सुकून मिल जी, गया था, तो लोगों जी, ने बहुत पज़ीराई की और बहुत दिलचस्पी ली और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। हाँ, जब मैंने ज़िक्र किया हल्का अदब जमी, उस वक़्त एक तंज़ीम थी हमारे अलावा, जी, पाकिस्तान जर्मन उर्दू एसोसिएशन थी, जी, इरफान खान साहब, उसके अलावा कोई नहीं थी। तो अब तो जी, आप खुद हर जगह जा चुके हैं, बर्लिन में, कोलोन में, म्यूनिख में, जी, 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 हर जी, जगह जी, ये सिलसिले शुरू हो चुके देखा, हैं, हर जगह जी, अदबी जी, महफ़िलें हो रही हैं। जी। तो ये बताइए इकबाल भाई कि आप तो पेशे से हमें अब तो आप सबकदोश हो चुके, जी हाँ। बावजूद आपकी अपनी-अपनी सरगर्मियाँ हैं, मैं तो जानता हूँ ज़ाती तौर पर आपका मेहमान भी रहा हूँ। मैं जी, नाज़रीन के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जी, जी। आप तो पेशे से के एतबार से कहीं और से मुंसलिक रहे,
और इतने मसरूफ रहते हैं आप, और वहाँ की ज़िंदगी भी मशीनी ज़िंदगी है, बावजूद इसके आप इन सरगर्मियों के लिए कैसे वक़्त निकाल पाते हैं? भाई साहब, अगर तो मैं यहाँ पे किसी स्कूल का उर्दू का उस्ताद होता तो फिर तो मेरी मजबूरी थी उर्दू की तरवीज करना, उर्दू बोलना, उर्दू के लिए कुछ करना। असल तो मोहब्बत यही है, हिब्बे उर्दू तो वही है कि जिसके पेशे से कोई ताल्लुक नहीं है उसकी जबान का, तो वो उसे जिंदा रखने की कोशिश करे। जी हाँ, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये हमारे अंदर रची बसी थी चीजें, इनसे अलहदा महसूस ही नहीं किया कभी हमने अपने आप को। तो जहां तक वक्त निकालने का है, वक्त तो है सब निकाला जाता है। नाश्ते के लिए, दोपहर को, शाम के लिए, खाने के लिए भी वक्त निकालते हैं, और अगर ना खाएंगे तो भूखे रहेंगे। अगर मैं उर्दू के लिए वक्त निकालता तो मेरी रूह भूखी रहती। तो इसके लिए, जबान के लिए, तहजीब के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है। और कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये सादत देता है, वो आगे लगते हैं और उनके साथ फिर काफिला बन जाता है, फिर लोग एक ग्रुप बन जाता है, और ये सरगर्मियां शुरू हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है। इकबाल भाई, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जैसे, माफ कीजिएगा आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे आप उस्ताद हैं, पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन उससे हटके जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं से तनख्वाह थोड़ी मिलती है, ये तो अपनी रूह की तस्कीन के लिए कर रहे हैं आप। ज़बान की तरोइज के लिए, तशहीर के लिए, तहजीब के तशहीर के लिए, और उससे बढ़कर इकबाल भाई जी, हमारा वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का ये मकसद है कि चूंकि हमने अभी तक उर्दू की तारीख में महजरी अदब का कहीं कहीं जिक्र आता है, लेकिन कोई मबसूत तारीख नहीं मिलती, और महजरी अदीबों के हवाले से कोई मबसूत तारीख भी नहीं है और जिक्र भी नहीं होता है। तो हमारा मकसद ये है कि वो महजरी अदीब जिन्होंने हमारे उर्दू अदब के सरमाए को बुलंद किया, जिनकी वजह से हमारी ज़बान और हमारी तहजीब सरबुलंद हो रही है, उनका जिक्र कब होगा, उनको कब सामने लाया जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम महजरी अदीबों को सामने लाएं, उनकी खिदमात का एतराफ़ करें, खराज तहसीन पेश करें, और किसी न किसी तौर पर उर्दू अदब की तारीख में उनको शामिल करें। तो हमारा जो ये मिशन है एक तरह से, तो यकीनन इसके लिए हमें अलग से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। यकीन आपने कहा कि रूह की तस्कीन अपनी ज़बान की खिदमत करके ज़रूर होती है। तो आपने भी ऐसी बहुत सारी खिदमतें की हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा के पूछना चाहता हूँ नाजरीन के लिए कि आपने एक नई इब्तिदा की है जर्मनी में, और वो क्या है, जरा ये बताइए। और मुझे बताइए ये क्या है कि तस्वीर है इकबाल साहब? यादगार जगह है ये। जी, आपने याद दिला दी बहुत। ऐसा ये जितने हमारे दोस्त, आप भी तशरीफ लाए, और जितने हमारे दोस्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते थे और जिन्हें उर्दू अदब से कोई दिलचस्पी होती थी, सबकी ये ख्वाहिश होती थी। आपने भी एयरपोर्ट पे, मुझे याद है कई बरस पहले, पहला सवाल ये कहा था कि हाइडलबर्ग कितनी दूर है फ्रैंकफर्ट से। जी जी जी। तो क्योंकि उस शहर को निस्बत है डॉक्टर इकबाल से, अल्लामा इकबाल से, तो वहां पे अक्सर जाना होता था। और खास तौर पे वो किनारा दरिया का, दरिया नेकर का वो किनारा, हाइडलबर्ग शहर जो है, खास साहब आप देख चुके हैं, लेकिन जो नाज़रीन के लिए बताइए। जी, मैं बता रहा हूँ कि ये दो पहाड़ों के दरमियान एक दरिया है, दरिया नेकर, दाएं बाएं पहाड़ों का सिलसिला है। वहां पे एक आबादी, एक शहर आबाद हुआ दरिया के किनारे पे, दरिया नेकर के किनारे पे। वहां पे यूनिवर्सिटी है, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, कदीम यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे एक किनारा सा, अल्लामा इकबाल ने अपनी पीएचडी तो म्यूनिख से की, लेकिन ये शहर किसी तरह घूमते घामते वहीं आए होंगे, उन्हें इतना पसंद आया कि क़याम उन्होंने हाइडलबर्ग में रखा। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद इकबालियत से आपकी वो है, रिसर्च है आपकी, तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि क़याम यहाँ रहा। उन्होंने पीएचडी उन्होंने बर्लिन से की। तो ये दरियाए नेकर का किनारा जो है, ये उनका घर है। जी, ये घर है, ये घर है हाइडलबर्ग में। ये वो घर है जहाँ इकबाल रहते थे अपनी तालीम के दौरान, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इकबाल साहब के हमरा मैंने इस शहर को देखा, वहाँ के तालीमी इदारों को देखा। तो मैं उस मुशायरे का जिक्र करना चाहता था, आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपने दरियाए नीकर के किनारे, जो इकबाल के नाम पर, यौम इकबाल के नाम पर
वो हर साल आप फर्शी मुशायरे कराते हैं और पूरी दुनिया से लोग उसमें शरीक होते हैं। जी, मैं आप ही का जुमला दोबारा पलट के कहना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा इकराम साहब इकबाल के साथ इकबाल के घर गए थे heidelberg। क्या बात है, इकबाल के साथ इकबाल के घर। जी हाँ। और देखिए, मैंने जर्मन कौम के हवाले से बात की कि उन्होंने इकबाल की अजमत का एतराफ़ किया है, और उस एतराफ़ की एक निशानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नाज़रीन को। ये देखें और इसकी तशरीह इकबाल साहब बताएंगे कि ये क्या है। ये वो किनारा है ख्वाजा साहब, दरिया नेकर का वो किनारा है जहाँ अल्लामा इकबाल अक्सर दरिया के किनारे में टखनों तक पानी में पाँव देखने में मिला है, ये खतूत में देखा, पढ़ा कि वहाँ तशरीफ रखते थे। और जावेद नामा भी कहते हैं यहीं पे मुकम्मल हुआ उन्होंने। यही वो वक्त था जिसमें फारसी की शायरी की तरफ भी रागिब हुए या शायरी की उन्होंने, तो यहाँ अक्सर आप तशरीफ रखते थे। और वो मकाम जब हमने ये 12, 14, 13 साल पहले ये सिलसिला शुरू किया, तो पहली में मैं अक्सर मेहमानों के साथ जाता था, तो जब ये मुझे पता चला कि ये वो जगह है जहाँ पे अल्लामा साहब ने बैठ के शायरी की, और यहाँ अक्सर तशरीफ रखते थे, तो फिर ख्याल दिल में आया कि ये अल्लामा इकबाल से मंसूब जगह है। जर्मनों ने उनकी एक नज्म को 1.5 मीटर के उस पे सिल पे नेकर के किनारे दिखाया अभी जो करके लगाया हुआ है, लेकिन आज तक हम मुहिब्बे उर्दू इस जगह पे नहीं बैठे आकर, और हमने सिर्फ एज ए सयाह के तौर पे आते हैं, एक नजर दे आते हैं, इकबाल का जिक्र नहीं हो पाता वहां पे। तो ये मेरे ख्याल आया, मैंने दोस्तों से जिक्र किया और डॉक्टर तकी आब्दी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा, मैं कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हम अल्लामा इकबाल का जिक्र करें, उन पे गुफ्तगू करें और यहाँ पे एक शेरी नशिस्त की जाए। तो फिर हमने गालिबन 13 बरस पहले पहली नशिस्त का एहतमाम किया, और डॉक्टर आब्दी खुसूसी तौर पे कनाडा से तशरीफ लाए, यूरोप से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए यहाँ पे, और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। मैं परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि ये ख्याल, देखिए मुझसे पहले भी ख्वाजा साहब बहुत से लोग उर्दू आए यहाँ पे, जर्मनी में क़याम किया, बड़े बड़े शायर अदीब यहाँ पे रहे, तो ये ख्याल अल्लाह ताला ने मुझे इससे नवाजा और उस पे हम कुछ कर भी सके। और उसके बाद फिर आप भी तशरीफ लाए, आपके साथ नशिस्त रखी, और ये सिलसिला आज तक जारी है। ये इस साल कोरोना की वजह से नहीं हो सका, लेकिन जैसे हालात बेहतर हुए, इसे हम इंशाल्लाह ये साल भी मिस नहीं करेंगे हम लोग। नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो जगह की तस्वीरें थी जहाँ दरिया निकर के एक किनारे तो वो पत्थर कंधा है, जो वो पत्थर मौजूद है जिसपे इकबाल की नज्म का जर्मन में तर्जुमा करके जर्मनों ने लगाया, और इकबाल भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि मुहिब्बे उर्दू बहुत बाद में वहां पहुंचे और उस पत्थर की निशानदेही की। फिर इकबाल के नाम पे वो सड़क भी बनाई, सड़क इकबाल जी। और इतना ही नहीं है, बल्कि हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर मौजूद है बाज़ाब्ता, और ये पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से है। इकबाल भाई, 2 सवाल है। अब देखिए, वहाँ हाइडलबर्ग में उर्दू की बहुत ही मशहूर और मारूफ अदीबा और उस्ताद वहाँ मौजूद है, क्रिस्टीना वहाँ मौजूद रही है। और आपको अगर याद हो, न याद हो तो ये देख लीजिए कि क्रिस्टीना के उस डिपार्टमेंट में हम लोग गए जहाँ पे इकबाल चेयर मौजूद है। हम लोगों ने इकबाल चेयर के हवाले से उनसे भी गुफ्तगू की, आपसे भी गुफ्तगू हुई। अब मैं सूरत हाल जानना चाहता हूँ कि इकबाल चेयर की सूरत हाल क्या है, और वो इकबाल का घर तो एक मॉन्यूमेंट की शक्ल में हो जाना चाहिए था, क्या वजह है कि अब तक इस तरफ तवज्जो नहीं की गई? भाई साहब, ये सब जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके भी और अल्लामा इकबाल से मोहब्बत रखते हैं, सबका दिल दुखेगा ये सुन के कि इस पे अजीब बेहसी का आलम है। इकबाल चेयर पे बड़े बड़े फतेह मोहम्मद मलिक और बहुत बहुत बड़े बड़े अदबी उस्ताद आए, तशरीफ उन्होंने रखी, 4 साल के लिए आते थे, और पिछले कई बरस से वो चेयर जो है सुनसान है, और ये हुकूमत की बेहिसी है। मैं इकबाल का चाहने वाला होने के नाते, या इकबाल का जब प्रोग्राम मैं हर साल वहां पे करता हूँ, तो यकीन कीजिए कि हर साल उस प्रोग्राम के अंदर हम मिलके एक करारदाद पास करते हैं, और हर साल हुकूमत को एक खत लिखते हैं। आपकी भी नजर से वो खत गुजरे मेरे, वो आपने मुझे भी भेजा था, मैंने भी देखा। बहुत अहम बात है जी, ये बहुत अहम बात है कि आप इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए, इकबाल के हवाले से जब चूंकि उसी शहर में गोएटे, फ्रैंकफर्ट में मैंने देखा गोएटे म्यूजियम, जहाँ तमाम चीज़ें महफूज हैं और इकबाल को सारी दुनिया जानती है, बल्कि
हाइडलबर्ग के हवाले से ज़्यादा जानती है, कई वजूहात हैं, भर के उन तमाम तफसीलात में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात तो ज़रूर है, आज भी हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में उर्दू का एक प्रोफ़ेसर मौजूद है और हमेशा जर्मन निज़ाद प्रोफ़ेसर होता है। क्रिस्टीना साहिबा बिल्कुल इस तरह से उर्दू बोलती थी जैसे कोई लखनऊ का उर्दू बोल रहा हो। इतनी नफ़ीस उर्दू उन्होंने सीखी और उस पर कमांड हासिल किया और अभी भी जो उनकी सबकदोशी के बाद जो नए प्रोफेसर आए हैं वो भी जर्मन निज़ाद हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी उसी तरह से उर्दू की सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहें। तो हाइडलबर्ग के हवाले से हमारी गुफ्तगू दरमियान में आ गई थी। अगर और आप आपने उस मकान का कहा, हमने एक तो इकबाल चेहर के लिए बहुत कोशिश की और दूसरे हर प्रोग्राम पे हम जो हमारे आला अफसरान हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के सफीर, उन्हें बुलाया एक दफा और उस घर की तरफ भी तवज्जो दी कि उस घर को उन्होंने वादा किया, बल्कि बाकायदा इसका ऐलान किया कि हम उस घर को खरीद के उसे इकबाल म्यूजियम के नाम से उसे कायम करेंगे। लेकिन वो बाकी जो नहीं वादे पूरे हुए जैसे मुख्तलिफ होते हैं हाकिम वक्त के, वो वादा भी आज तक जो है पस मंजर में पड़ा हुआ है। तो ये अफसोसनाक पहलू है। मेरा ख्याल है फिर से आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जहां तक मेरे इल्म में है कि हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का जो इकबाल चेयर है वो पिछले 4 या 5 वर्षों से वो खाली पड़ा हुआ है। अभी तक 5 बरस हो गए, अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई वहाँ नहीं भेजा गया है। लेकिन उर्दू के तालिब इल्म वहाँ मौजूद हैं, उर्दू का जर्मन निज़ाद प्रोफेसर वहाँ मौजूद है। अगर हुकूमत पाकिस्तान जिसने ये इकबाल चेयर कायम किया है वो अगर भेज दे, आप लोग कोशिश करें तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई आपने तो गजब किया, आप नौकरी में रहे, आपने इतने प्रोग्राम कराए, बेशुमार प्रोग्राम। मेरे पास तो तस्वीर का अंबार है और मैं बीच-बीच में नाज़रीन को दिखाऊंगा भी। लेकिन एक अहम माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं, आपने एक रिसाला जारी किया जर्मनी से, उस रिसाले का नाम था गुफ्तगू। ज़रा उस रिसाले के बारे में बताइए कि वो गुफ्तगू का रिसाला जो है वो कब से निकला, कब क्यों आपने निकाला, कैसे आपके दिल में यह ख्याल आया और ये कहाँ से आपने जेब खास से खर्च किया, कैसे किया, ज़रा तफसील बताएं प्लीज़। वो बार-बार वही जुमला मुझे दोहराना पड़ता है कि जब आपका ओढ़ना बिछौना उर्दू हो तो उर्दू से दूर कैसे रहेंगे। उन दिनों कोई खालिसतन उर्दू का सियासी अखबार उर्दू में निकलते थे, हफ्तावार वगैरह, उर्दू का कोई नहीं था। शहरयार इंग्लैंड से, लंदन से मरहूम हैदर तबदा भाई निकालते थे। तो ये गुफ्तगू रिसाला पहले अली सरदार जावेद साहब निकालते थे हिंदुस्तान से। तो एक वक्त आया कि बंद हो गया वहां से। तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं जर्मनी से करूं कुछ। अल्लाह ताला का शुक्र था कि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी। मैं उससे अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, सलामत रहें जी। मैं वक्त के साथ साथ मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ इस पे खर्च करके रिसाला निकालूं और ये हम लोगों ने उनके खानवादे से अली सरदार जट साहब की इजाज़त लेके हम लोगों ने तो गुफ्तगू नाम उनसे इजाज़त ली और हमने ये गुफ्तगू रिसाला निकाला। हमने तकरीबन लगभग 4-5 साल इसे इसकी शायद रही, 4 साल के करीब। तो ये क्या महाना था या वो शशमाही था क्या? नहीं, सेमाही था। कितने सफ़ात का होता था? जी, कितने सफ़ात का होता? 80 सफ़ात का रिसाला था और इसमें हमने मुख्तलिफ नंबर निकाले, जॉन एलिया का, अल्लामा इकबाल का, अली सरदार जाफरी साहब का। ये गुफ्तगू के वो शुमारे हैं, आज भी मौजूद हैं और ये नई नस्ल के रिसर्च स्कॉलर के लिए यकीनन ये रिसर्च का एक मौजू हो सकता है कि जर्मनी से निकलने वाला गुफ्तगू का रिसाला, जिसे सैयद इकबाल हैदर साहब ने जेब खास से अपनी खास तहरीक से निकालना शुरू किया और ये 5 वर्षों तक जारी रहा। उसके बाद किन्हीं मजबूरियों की वजह से ये बंद हुआ, लेकिन दूसरा एक और ये काम कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊँगा। तो आप ज़रा फिर मज़ीद तफ़सीलात बताइए कि सेमाही था और मजबूरी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से निकलने वाले मुख्तलिफ रसाइल की जो मजबूरियां थी, मेरी भी वही मजबूरी थी। एक तो रसाला जो है आपको उसकी किताबत तक के भी खर्चे नहीं निकलते थे। फिर ये किताबत होती थी। यस जी हाँ। और ये फिर मुफ्त की चीज ले कि उसकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं होती थी। खौफ यही रहता था कि अगर आप ये अलमिया आज भी है कि हम किताबें शाये कराते हैं और अहबाब उसे तोहफतन मांगते हैं
मैं तो चाहता हूँ कि अहबाब तोहफतन उसका हदिया तस्नीम मुसन्निफ को दे दिया करें ताकि दूसरी किताब आए। तो ये गोया आपके साथ भी रहा कि आपको ज्यादातर इसे क्या तोहफतन पेश करना पड़ता था? जी जी, अपनी जेब से मैं खर्च करता था इस पे, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया था हमने। तो फिर अपने मुशायरों की जो नशिस्तें होती थी वहां पे हम लोग रखते थे, तो जाहिर वहां तो वही लोग आते थे जिन्हें उर्दू जबान से मोहब्बत थी, जो शौक था, जिन्हें शेर व शायरी का, अदब का शौक था। तो कम अज कम उस हवाले से मुझे एक सुकून था कि मुहिब्बे उर्दू जो लोग हैं उन्हीं के घरों में ये रिसाले जा रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि मेरी मसरूफियत बढ़ गई, एयरपोर्ट में मेरी जॉब जो है बहुत अहम हो गई, पोस्ट मेरी हायर हो गई, जिम्मेदारियां मेरी बहुत बढ़ गई। मैंने मुझे वो जो कॉलेज की लाइफ से एक चस्का था लीडरी का, मैंने फ्रैंकफर्ट की यूनियन के अंदर हिस्सा लिया और मैं 2 मरतबा वहां भी रहे, वहां भी यूनियन के सदर रहे। पहला मैं एशियन हूँ कि जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट यूनियन का 2 मरतबा सदर मुंतखब रहा। और जर्मनी के जो तमाम इंटरनेट एयरपोर्ट हैं उनकी एक मरकजी तंजीम थी, उसका नायब सदर रहा मैं 4 साल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इतने मसरूफ होने के बाद आपने ये रिसाला निकाला। और लखनऊ से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है कि गुफ्तगू में किन अहम तख्लीकारों की तख्लीकात शाये होती रही। आपने अभी बताया कि आपने कुछ अलग से नंबर्स निकाले गुफ्तगू के, और क्या क्या था उसमें? उसमें बहुत से नंबर निकाले और फिर ये यूरोप से और पाकिस्तान से भी कुछ शोरा का कलाम उसमें छपा, लेकिन मैंने ज्यादा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें ऑलरेडी छप रही थी। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि यूरोप में जो लोग लिख रहे हैं, ताहिर अदीम हैं, ताहिर मजीद हैं, सज्जाद हैदर से इंग्लैंड चले गए, कि इनकी चीजें हम लोग छापें। कुछ लोग ये बहुत अच्छी कोशिश थी। और आप इसी तरह से की कोशिश इंग्लैंड में मकसूद इलाही शेख साहब ने भी की। एग्जैक्टली है ना, उन्होंने भी एक रसाला निकाला और सिर्फ महजरी लोगों को शामिल करते थे। ये बहुत अच्छी कोशिश थी। और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का एक मंसूबा भी है कि महजरी अदीबों की तहरीरों के लिए एक अलग से मैगजीन निकालें। दुआ करिए कि वो बहुत जल्द हम उसमें कामयाब हो सकें। तो इकबाल भाई, मुझे यकीन है जो अपने दिल में आप सोचते हैं वो कर लेते हैं, यकीनन होगा ऐसा। दुआ करिए, आप तो बड़े खुदा रसीदा इंसान है, अल्लाह करे आपकी दुआ कबूल हो। जरूर कर पाएंगे आप। तो ये क्या बात है भाई, आप शायरी भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, सरगर्मी भी करते हैं। कोई ऐसा अखबार नहीं है बर्र सगीर का, खासतौर पर पाकिस्तान का, जहां हफ्तावारी आपके कॉलम न शाये होते हों। तो ये बताइए कि आप किस तरह के कॉलम लिखते रहे हैं? मैंने ख्वाहिश साहब ज्यादा कॉलम लिखने शुरू किए शायरी के साथ साथ जब ये इराक और ईरान की जंग शुरू हुई। जी, मेरा दिल तड़पता था कि 2 मुसलमान गुत्थम गुत्था हुए हैं इस वक्त, दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान थामे हुए। तो मेरे लिए बहुत तकलीफ का वक्त था। और मगरबी ममालिक जो थे वो उनकी गुत्थम गुत्था तालियां बजा रहे थे। और मैं उन्हीं दिनों में एयरपोर्ट की यूनियन का सदर बन गया। मेरे साथ जो मुंतखब करने वाले 80% लोग जर्मन थे। तो मुझे एज ए मुसलमान एयरपोर्ट पे जवाब देना पड़ता था कि ये मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं आपस के अंदर। तो वो तकलीफ लेके जब मैं घर आता था तो मेरे उन दिनों के 3-4 साल की जो जंग चली ईरान और इराक की, उसमें ज्यादा तहरीरें मेरी इसी पे थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हमें कौन लड़ा रहा है, हमारे पीछे हाथ कौन है, हम इतने क्यों बेवकूफ हैं कि मगरिब के इशारे पे हम लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। ज्यादा उसके बाद माशी जो बदहाली है अपने वतन की, दुनिया के जो हालात हैं, उन मौक़ात पे भी लिखने का मौका मिला। अच्छा इकबाल भाई, अब ये तो बहुत, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। ये बहुत अहम बात है कि आपने हालात के नब्ज पे अपनी उंगली रखी और आपने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए आपने अपने ख्यालात का इज़हार कॉलम के जरिए किया। और उसके बाद जी माफ कीजिए, उसके बाद सिलसिला दूसरा शुरू हो गया 9/11 के बाद। उसके बाद हमने अपनी मसाजिद को और उन्हें रंगीन कर दिया सुर्ख रंग से। तो ये मौजू मेरे लिए बहुत अहम था कि पहले तो हम एक सिलसिला चल रहा है 9/11 के बाद आज तक ईरान इराक से। तो ये बहुत ही तकलीफ दे, पूरी दुनिया इस तरह से नरगे में है, अल्लाह बचाए सबको। तो ये
आलमी कॉन्फ्रेंसेस भी की बाकायदा इस मौजू पे। अच्छा, आलमी कॉन्फ्रेंसेस भी आपने की? जी ह्यूमन जी। वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से फिर मैंने इन चीजों का हल ढूंढने की कोशिश कि क्या करें। कम से कम यूरोप में जो हमारा एक तासुर था, कोई दाढ़ी रखे चला आता था तो लोग घबरा जाते थे, पता नहीं क्या है ये। तो उस पे मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि मैं एक पादरी को, एक चर्च के आदमी को, एक अमेरिकन चर्च के आदमी को, एक मसाजिद के लोगों को बुला के कॉन्फ्रेंस करता था। और मैं ये मगरिब को ये मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पे कि ये जो लोग हैं जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये ना मुसलमान हैं, ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, इनका कोई मजहब ही नहीं है, इनका कोई अपना है एजेंडा है जिसके तहत कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने, देखिए कॉलम्स लिखे, लेकिन आप रुकते नहीं है कहीं, थकते क्यों नहीं आप इकबाल भाई, आप थकते क्यों नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि गुफ्तगू रिसाला जिसपे आपने जॉन इलिया नंबर निकाला, अहमद नदीम नंबर निकाला, कैफी आजमी नंबर निकाला, सरदार जाफरी और न जाने कितने वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदीबों को आपने नंबर के तौर पर महफूज कर दिया उस रिसाले में। उसके बाद जब आपने ये रिसाला बन गया तो आपका दूसरा सिलसिला चला, एक चश्मा बंद हुआ तो उसने अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किया, आप ऑनलाइन उर्दू अखबार भी निकाल लें, उर्दू खबरें के नाम से, उर्दू खबरें के नाम से। जी है। और उसमें बाज़ाब्ता अदबी सफ़ा भी होता है। कैसे मैनेज करते हैं आप के साथ, और भी दूसरी मसरूफियात हैं, कैसे मैनेज करते हैं? और ये देखिए नाजरीन कि यही वो लोग हैं जिन पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। इसलिए फ़ख्र करना चाहिए कि जिनके साथ आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इकबाल हैदर तनहा एक शख्स का नाम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ इकबाल हैदर सिर्फ एक फर्द नहीं, एक शख्सियत नहीं, बल्कि इकबाल हैदर नाम है एक अंजुमन का, कि इन्होंने खुद अपनी इनकी तसानीफ आप देखिए तो इनकी तसानीफ बेशुमार है। आप देखिए इनकी किताबों के टाइटल्स देखिए, मैं इन पर भी इनसे बात करूंगा। ये सारी वो किताबें हैं जो इकबाल हैदर की अपनी किताबें हैं, सबके टाइटल्स तो मैं नहीं ला सका, लेकिन नाजरीन को कुछ दिखा रहा हूँ। इनमें से ज़्यादातर हैं जो गज़लें हैं, नज़्मों का अलग है, हम्द का अलग है, नातिया अलग हैं और नसरी तहरीरें भी हैं। लेकिन ये उर्दू अखबार जो ऑनलाइन आप निकाल रहे हैं, ये तो रोज़ का काम है। कैसे मैनेज करते हैं? क्यों नहीं थकते आप? क्या करते हैं? हमें भी कुछ बताइए। हाँ साहब, नहीं इससे जब पहले तो ज़ाहिर है इसको जैसे आप आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो टेक्निकल लोगों की असिस्टेंस आपको मिली हुई है, इसी तरह इसे बनाने में एक बात रोकूं आपको, इस टेक्निकल असिस्टेंस में मैं हूं और मेरे पीछे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, और जीवन चल रही है। मैंने जानबूझ के उन बच्चों का जिक्र करने के लिए जिक्र किया मैंने कि आपको जानते हैं, आपके बच्चे हैं, शादान आप मिल चुके हैं, शादान है और सना है, सारा है। असल में मेरा और आपकी तस्वीर तो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, उन बच्चों की तस्वीर नहीं देख रहे थे, तो इसके लिए मैंने उसका जिक्र किया कि हर प्रोग्राम के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे कामयाब करते हैं, जो उसके लिए मेहनत करते हैं। यकीनन घर वालों का अगर साथ हो तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। आपके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फजल है, और मेरे साथ भी अल्लाह का फजल है कि इन मसरूफियात के लिए घर वाले इजाजत देते हैं और साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जितने मुशायरे हैं उसके अंदर पकौड़े और समोसे घर से बन के जाते हैं। मैं पैसा ज़ाया नहीं करता। यही आपके यहाँ भी कैफियत है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अखबार आप जारी रखे हुए हैं, ये भी आप अपने जेब खास से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है इकबाल भाई, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और इसलिए सलाम पेश करता हूँ कि आपकी जो खिदमात है वो यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि उर्दू के महजरी अदब को आप जैसे लोगों ने ही आगे बढ़ाया है। अब मैं ज़रा आपसे आपकी तसानीफ पर कुछ बात करना चाहता हूँ। आप तो बड़े अच्छे शायर भी हैं और गज़लें भी खूब लिखते हैं, नज़्में भी खूब लिखते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ गज़ल के अशार या कोई अच्छी नज़्म आप सुना सकें? तो मैं अपने नाज़रीन की तरफ से ये फरमाइश कर रहा हूँ आपको। मैं एक गज़ल आपकी सुना, मैं जी कर्ब हिजरत के हवाले से मैंने ज़रूर ये तो ऐसा मौजू है जो पीछे ही नहीं छोड़ता नजरिया अदीबों का। हिंदो पाक की बड़ी मारूफ शख्सियत अल्लामा तालिब जौहरी साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं जनवरी में उनके दौलत कदे पे गया, तो उन्होंने बिलखुसूस मुझे, हाला आलिम दीन थे वो, गज़ल उन्होंने कही, किताब भी छपी उनकी तो ये गज़ल का उनका हुक्म था, वो मैं आपको इसमें आपको हमारा कर्ब हिजरत भी नजर आएगा कि मुद्दत से रात दिन है इसी पेशो पस में हम,
मुद्दत से रात दिन है इसी पेशो पस में हम हैं, इख्तियारे गैर में या अपने बस में हम। क्या बात, बहुत बहुत। मुद्दत से रात दिन है इसी पेशो पस में हम हैं, इख्तियारे गैर में या अपने बस में हम। और याद वतन में लगता है यूं मौसम बहार। क्या बात, वाह वाह। याद वतन में लगता है यूं मौसम बहार, लेते हैं सांस जैसे खिज़ां की उमस में हम। वाह वाह जी। याद वतन में लगता है यूं मौसम बहार, लेते हैं सांस जैसे खिज़ां की उमस में हम। और याद चमन के कैफ की क्या दीजिए मिसाल। क्या बात है, वाह वाह। याद चमन के कैफ की क्या दीजिए मिसाल, हर मर्तबा नहाए हैं फूलों के रस में हम। क्या बात है, हर मर्तबा नहाए हैं फूलों के रस में। याद चमन के कैफ की क्या दीजिए मिसाल, हर मर्तबा नहाए हैं फूलों के रस में हम। और सहरा में दिल जरूर लगाना पड़ा तो है। जी जी। सहरा में दिल जरूर लगाना पड़ा तो है, जीते हैं वापसी के सफर की हविस में हम। क्या बात, बहुत अच्छा। जीते हैं वापसी के सफर की हविस में हम। और खून खिंच गया है और जबी पर शिकन नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा। खून खिंच गया है और जबी पर शिकन नहीं, फूलों को देखते देखते हैं ख्याले मगस में हम। वाह वाह, फूलों को देखते हैं ख्याले मगस में हम, खून खिंच गया है और जबी पे शिकन नहीं, फूलों को देखते हैं ख्याले मगस में हम। और ये धड़कने नहीं है दिले बेकरार की। वाह वाह। ये धड़कने नहीं है दिले बेकरार की, सुनते हैं आशियां की सदाएं कफस में हम। बहुत अच्छे, क्या बात है इकबाल भाई, आपकी शायरी को तो मैंने पढ़ा है और हमारा एक तालिब इल्म रिसर्च भी कर रहा है आपकी शायरी के हवाले से। तो नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इकबाल हैदर साहब की खिदमत इतनी है कि उनको एक नशिस्त में गिनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इकबाल भाई, हमारे कुछ नाजरीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इतने प्रोग्राम कराए, उनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वो बड़ी शख्सियत जो आपके प्रोग्राम में शरीक रही हों, उनका नाम अगर आप खुद बताएं। मुझे मालूम है, लेकिन आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। मैं खैर साहब, मैं उनकी नज़मों का बहुत फैन था, कैफी आजमी साहब की। उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के अगले बरस उसका पहला उनकी जो बरसी थी, तो मेरा भी चाहा कि मैं अगर उनसे मोहब्बत करता हूँ तो इस मोहब्बत का इजहार तो करूं, दिल में इसे छुपा के रखूं, इसका मैं इजहार करूं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं कैफी आजमी के लिए एक दिन एक शाम रखूं। तो उन दोनों कैसर तमकीन मारूफ अफसाना निगार थे, लखनऊ के, हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में रहते थे। उनसे और मेरी बात हुई हैदर तबातबाई साहब से। तो मैंने कहा कि आप लोग तशरीफ लाएंगे, मैं आपके टिकट नहीं दे पाऊंगा अपने। उन्होंने कहा जी आप दिन बनाओ उनका, कैफी साहब का, हम सब उनसे उनके चाहने वाले हैं, तो हम आएंगे। और फिर मुझे हैदर भाई ने कहा कि आप ऐसा करो कि उनकी बेटी शबाना को फोन करो। तो मैंने कहा मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। एक दिलचस्प वाकया इसलिए आपको गुजार कर रहा हूँ कि मैंने मुझे नंबर मिला और मैंने उन्हें फोन किया, शबाना आजमी को। उन दिनों मेंबर पार्लियामेंट थी। तो उन्होंने पूछा आप कौन है, तो मैं कहा इकबाल हैदर फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बोल रहा हूँ। तो मैं कैफी आजमी साहब का दिन यहाँ पे उनकी याद में एक शाम रखना चाह रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ लाएं। पहला सवाल जो शबाना ने मुझसे किया, ये प्रोग्राम आप कमर्शियल कर रहे हैं या वैसे? मैंने कहा जी मैंने आज तक कोई मुशायरा ऐसा नहीं किया कि जो कमर्शियल हो, और कभी मैंने हिंदुस्तान या अमेरिका की तरह टिकट नहीं लगाए, फ्री एंट्री होती है। और ये मैं उर्दू की मोहब्बत और आपके वालिद की मोहब्बत में कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो मेरी तारीख तय की थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि फिर आप ऐसे करें, इसे एक हफ्ता आगे बढ़ा लें। जर्मनी में एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और मुझे ऑलरेडी उन्होंने दावत दी है, मैंने इनकार कर दिया था, अगर आप फला तारीख रख लें तो मैं अपने तौर पे आऊंगी। तो वो ऑल द वे वहां से आई और ये बड़ा प्रोग्राम हमने किया और तकरीबन 800 लोगों की जगह थी, सब पैक था हॉल। उनके अलावा उनके शोहर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जावेद अख्तर आए यहाँ पे मेरी दावत पे, निदा फाजली आए, गोपीचंद दारंग आए,
पाकिस्तान से इफ्तिखार आरिफ आए, अमजद इस्लाम अमजद साहब आए, डॉक्टर अनवर मसूद साहब आए, फतेह मोहम्मद मलिक आए, जाहिदा हिना आई, सहर अंसारी साहब तशरीफ लाए और इनके साथ हमने प्रोग्राम रखे हैं। भाई मेरा भी नाम ले लीजिए। आप तो 2-3 मरतबा आपने हमारी महफिल को रौनक बख्शी और आपकी ज़ेर सदारत हमने प्रोग्राम किए। डॉक्टर तकी आतिश साहब भी आपकी तरह बहुत मोहब्बत से तशरीफ लाते हैं और इकबाल का जो खुसूसी प्रोग्राम है उसमें आके तकी भाई रौनक बख्शते हैं आके हमेशा से, उसकी सदारत। बहुत मुझे खुशी है कि आपसे हमारी डॉक्टर रिजवान साहब भी आपके साथ तशरीफ लाए। जी, मुझे खुशी है कि आपसे मुलाकात है। आपके हम मेहमान भी रह चुके हैं और आपने उर्दू की बहुत खिदमत की। नाज़रीन के लिए मैं नाज़रीन की मालूमात या उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन बुनियादी तौर पर एक राब्ते और इश्तराक की कोशिश में है। इस हवाले से हमने एक महजरी उर्दू अवार्ड का ऐलान किया था 2017 में और हमारे जूरी मेंबर ने 2018 में मेजरी उर्दू अवार्ड के लिए जो नाम मुंतखब किया था और जिनको अवार्ड दिया गया वो साहब ये हैं जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का पहला मेजरी उर्दू अवार्ड इकबाल हैदर साहब की खिदमत में पेश किया गया और इस फोटो में आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम फ्रैंकफर्ट में हुआ था। वहाँ के जर्मनी के बहुत ही अहम नाम उर्दू अदब के हवाले से आरिफ नकवी साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए इश्तराक और उसमें ये इकबाल भाई को ये अवार्ड पेश करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ था और 2019 के अवार्ड का भी ऐलान बाकी है। हमारे जूरी मेंबर ने नाम दे दिया है। अब चूंकि कोरोना का मर्ज हो गया इसलिए हम उस अवार्ड का भी ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन कम से कम ये छोटा सा एक काम तो ज़रूर है कि एक अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन ये अवार्ड नहीं है। बुनियादी तौर पर हम आपकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं। मुझे खुशी है इकबाल भाई कि आपने इसे कबूल किया। अब जरा अभी आपने मुझे 2 मरतबा ये सवाल किया कि मैं कैसे वक्त निकालता हूँ, तो ये आपका अवार्ड जो सामने अलमारी में रखे है ना, ये मुझे चैन से नहीं रहने देता। मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ करूँ। इसी तरह और जो इज्जत अफजाई दुनिया भर से होती है, जो कमेंट्स लिखने हैं मुहिब्बे उर्दू और शायरों में जो इज्जत मिलती है, कोई काम करते हैं कोई प्रोग्राम, उसके बाद जो उसकी दादो तहसीन की जो आवाज़ें बुलंद होती हैं हॉल के अंदर, वो मुझे फिर चार्ज कर देती हैं दोबारा कि मैं ऐसा प्रोग्राम दोबारा करूँ। किताब की पजीराई होती है तो दिल चाहता है कि एक और किताब इससे बेहतर तौर पे लिखी जाए। क्या बात भाई, आपने अब तक कितनी किताबें लिख ली? 10 तो मुझे मालूम है। जी, ये 10वीं किताब जो है उसकी पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में उसकी तकरीबन रुनमाई हुई थी इसी साल फरवरी के अंदर। तो उसमें 3 गज़ल के मजमूए हैं और 4 हम नात मनक़बत सलाम के हैं और मरसिये के आखिरी 2 हैं और ये उसके बाद आज की जो किताब है वो सलाम मनक़बत हम नात की थी। देखिए ये वो असनाफ बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत अहम बात है। अब रसाई अदब जो नए रसाई अदब जो है उस पर नए लिखने वाले लिखते कहाँ हैं? मैंने तो खुद एक तालिब इल्म से रिसर्च कराया कि नया जो रसाई अदब है वो किस तरह से है, किस मेयार का है और ये अच्छी बात है कि वो असनाफ जो हम नात मनक़बत जिस पर लोग खमा फरसाई नहीं करते, बाज़ाब्ता आपके मजमूए हैं। मैं आपकी इन खिदमात के लिए सलाम पेश करता हूँ। बहुत वाकई आपकी खिदमत ऐसी हैं। इकबाल भाई एक बात और आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ। खैर साहब, माँ बाप ने जानबूझ के या गलती से मेरा नाम इकबाल रख दिया था, तो इतने बड़े आदमी के नाम पे मेरा नाम रखा तो उसका हक तो अदा करना था मुझे। बहुत अहम, अल्लाह करे तू बुलंद इकबाल सर इकबाल खुश इकबाल है। तू बुलंद इकबाल सर इकबाल खुश इकबाल है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। ये बताइए कि जो हमारी जो तहरीक है वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की, ये मिशन है, एक तहरीक है कि उर्दू की तरवीज, उर्दू की तशहीर कैसे हो। इस सिलसिले में आप लोग क्या कर सकते हैं? कैसे हम लोग इश्तराक के साथ कोई ऐसा मंसूबा जिस पे हम नई नस्ल को शामिल कर सकें? देखिए हमारा हमेशा टारगेट रहा है कि नई नस्ल को हम शामिल करें, चूँकि हमारे बाद ये काफ़िला उन्हीं को सँभालना है। तो अभी से हमें नई नस्ल को तैयार करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई मंसूबा हो सके कि जो आपके वहाँ किताबें लिखी गई हैं, जो आपके वहाँ रिसाले निकले हैं, वो किसी तरह से महफूज हो सकें, उसके लिए वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन अपनी खिदमात पेश कर सकता है।
और आपका ताउन, बगैर आपके ताउन के ये काम नहीं हो सकता। और किस तरह का काम करना चाहिए? ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू किया, और आपके साथ डॉक्टर तकी आबदी हैं, हम सब आपके साथ हैं। जर्मनी में सब लोग आपसे बेपनाह हमारे मोहब्बत बड़े करते बड़े दोस्त अहबाब हैं जो पर्दे के पीछे, और वो हैं। ये जी, कहते हैं कि नाम न लीजिए, जी। अच्छा, नाम न लीजिए। अभी अभी मैंने आपका जो प्रोग्राम था, आपने जो किया था, जावेद नाम था गालिबन उनका, ताजिकिस्तान से था। तो जी जी। आप तो जावेद मलूक। आपके जो आपका जो पंजा है वो तो पूरी दुनिया में पहले ही गड़ा हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं है। एक उंगली आपकी इंग्लैंड पे है, तो एक जर्मनी पे है, और एक कनाडा में है। ये सब आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं, और जो आप खिदमत कर रहे हैं उसके लिए हम कोई भी तावन आपकी तंजीम के लिए कर पाएंगे तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। आप हमें कभी ना भूलिएगा, और इसका दायरा कार आप वैसे ही वसी से वसी तर करते जा रहे हैं। ये आज के जो प्रोग्राम है, ये यूरोप में देखा जा रहा है, अमेरिका में देखे जा रहा है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। और नाजरीन को बताऊं, आपको भी, आपके इल्म में भी लाऊं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, मेजरी अदब का तारुफी सिलसिला, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हो रहा है। बहुत लोग इसे देख रहे हैं, और न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि सराह रहे हैं, और पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं। और मेरा ये टारगेट है कि ये दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है इंटरव्यू का, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू के लोग मौजूद हैं। मैंने जो अभी कैलेंडर अपना बनाया है, वो लगातार फुल है तारीखों से, और इंशाल्लाह हर एक दो रोज के बाद हम नए अदीबों से अपने नाजरीन को मिलवाएंगे। इकबाल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिर में आपका कोई पैगाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान और उर्दू दुनिया के लिए और हमारी नई नस्ल के लिए, आपके पैगाम पर ये इंटरव्यू का अख्ताम। ख्वाजा साहब, एक जो बड़े तकलीफ और कर्ब से बात मैं करना चाह रहा हूँ, मैं जी जी, बताओ। हिंदुस्तान भी आता रहता हूँ मुशायरों के सिलसिले में, जी जी, पाकिस्तान भी आप जाता आए रहता हिंदुस्तान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार, इंग्लैंड, और इंशाल्लाह आएंगे। अमेरिका और हर जगह जाना होता है। जी मैं उर्दू का मुस्तकबिल तारीख तो नहीं देख रहा, लेकिन उस पे कुछ तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी जर्मनी जी की बात कर रहा हूँ कि जी यहाँ जी पे कोई हमने मुशायरे किए, सब चीजें की, कोई ऐसा मदरसा या स्कूल नहीं कायम कर सके जिससे बाकायदा बच्चों को उर्दू सिखाई जाए। अब जी मेरी बच्चियां जो है उर्दू बोलती हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप तशरीफ ला चुके हैं, जी जी, साफ उनका साफ लबो लहजा है उर्दू का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उन्हें आप कहें कि खत लिखो चचा को या मामू को, तो लिख नहीं पाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी। तो यही मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जी साहिब हैसियत हैं, वहां पे भी उर्दू के बजाय रोमन पे लिख रहे हैं या हिंदी पे ज्यादा तवज्जो है। तो इस पे हमें मुस्तकबिल के जो उर्दू के जो होंगे मेहमान होंगे, जो उर्दू के लिए काम करेंगे, उन पे खुसूसी और ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो अब तक हम कम दे रहे हैं। ये तो मेरा बहुत अच्छी। पैगाम यही है कि अपनी नस्लों में उर्दू को हम जिंदा रखें। हमारी तो मजबूरी थी कि हमने हमारी घुट्टी में शामिल थी उर्दू, तो हमने इसे जिंदा रखा। लेकिन वो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए, जो आपके यहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ उर्दू इतनी नहीं है, जिनके वह अब तो घरों में भी ख्वाजा साहब इंग्लिश बोली जा रही है हमारे घरों के ये अंदर, जिन अफसोसनाक है ये। उर्दू बोलते थे। जी जी तो ये है एक मेरी दरख्वास्त पूरी दुनिया में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अपनी आइंदा नस्लों के अंदर उर्दू को हम जिंदा रखें, इसे उसी तरह जिंदा रखें जिस तरह आपके और मेरे रूह के अंदर बिल्कुल। और इकबाल भाई, मैं नाजरीन को आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि मैं इकबाल हैदर साहब के कई प्रोग्रामों में शरीक हुआ हूँ, यूरोप के अलग अलग शहरों में। और मुझे खुशी है कि इकबाल साहब और इकबाल साहब के बाद की जो नस्ल है, नई नस्ल है, वो भी सामने आ रही है। और ये और बात है कि मुशायरे ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, जी हाँ, मुशायरों के नाम से उर्दू तो जिंदा है। और मुझे उस वक्त इकबाल भाई, जब आपके एक मुशायरे में, सेमिनार के बाद जो आपने मुशायरा कराया था, एक नौजवान तालिब इल्म, शायद 11वीं क्लास का या 12वीं का था, उसने एक शेर पढ़ा था जिसमें बहुत दाद मिली थी कि एक हाथ में तीली है, एक हाथ में तीली है, एक हाथ में पानी है, कहीं आग लगानी है, कहीं आग बुझानी है। वो यकीन, बच्चा 4 साल की उम्र में जर्मनी आया, यही हाँ, पला बड़ा, लेकिन माँ बाप ने उसकी परवरिश ऐसी की कि आज बेहतरीन शायर शेर वो कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वही मैंने देखा कि जर्मनी में नई नस्ल के और उसके बाद की नस्ल के भी लोग मौजूद हैं। आप लोग की एक जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी, जाहिर है कि आप नई नस्ल को इस तरफ लेके आ रहे हैं अपने प्रोग्रामों के जरिए। मजीद इसमें तोसी की जरूरत है। आपका बेइंतहा शुक्रिया
कि आप शरीक हुए। नाज़रीन, आपको मालूम है कि दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने आपको सलाम कहा है। मेरा भी तमाम कमेंट्स हम आपको दिखा नहीं सके, लेकिन आप यूट्यूब पे जाकर के सारे कमेंट देख सकते हैं और फर्दन-फर्दन आप जवाब भी दे सकते हैं। इकबाल साहब का शुक्रिया। और जर्मनी में हम दुआ करते हैं, जर्मनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू इसी तरह से फलती रहे, फूलती रहे और हमारी नई नस्ल जो हिंदुस्तान में है, आपको यकीन दिलाऊँ कि अभी जो आने वाली नई नस्ल है, जैसे जो स्कॉलर्स हैं, इतने फ़आल हैं, इतने मुतहर्रिक हैं कि मैं तो हमेशा उन्हें अक़ीदत से सलाम करता हूँ। शफ़क़त उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं उनके लिए और मैं चाहता हूँ कि उनके दिलों में जो आग है, वो एक आग जो है न बुझे और वो जज़्बा सलामत रहे और वही चूँकि हमारे मुस्तक़बिल हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि नई नस्ल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाएँ और आप जैसे लोग अगर मौजूद हैं, तो मिल-जुल करके हम बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ कर सकते हैं। इक़बाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।